It's been a grim and tense Eid for the Kashmir Valley, which remained under absolute curfew and lockdown. Even Eid prayers could not be offered at most major mosques across the valley, though in places the curfew was defied. In South Kashmir, army has been supplemented. It is the army that is now, in a sense, in charge of restoring peace. The Home Minister wants the situation under control in 1 week. In grim news, 2 young protesters have died today after clashes between security forces and protesters, and in this fresh firing there have been 2 more civilian deaths. This on the one hand, and in Delhi you had Constable Rauf Ahmed, who had been injured in a militant strike on Independence Day, dying at the All India Medical Institute. So all in all, that tension continues. In the meantime, India has reacted sharply to a call by the United Nations Human Rights Council, which wants to send what it calls an independent mission to the Kashmir Valley. India has rejected this demand by the UNHRC, making the argument that Indian democracy has all that it is required, to address legitimate grievances. The MEA statement also saying that the all-party delegation chaired by the Prime Minister was unanimous in concluding that there was no need for any United Nations body to visit the Kashmir Valley. Now, as we look at these headlines emerging day after day, it's now been more than 2 months of unrest and turmoil in the Kashmir Valley. There is another kind of story also out of Jammu and Kashmir. We've all been talking about Burhan Wani, the Hizbul Mujahideen militant who was eliminated, and then of course the valley erupted into this tension. But there is a different Wani with a different story as well. Nabil Wani, all of 26, grabbing the headlines after he topped the BSF entrance exam to become an assistant commandant. Joining us now is Nabil from his hometown of Udhampur. Aapko बहुत-बहुत मुबारक Nabil. आपने पढ़ाई तो की इंजीनियर बनने के लिए, आप पंजाब गए इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए और इंजीनियर बनने के लिए, तो बीएसएफ में जाने का फैसला आपने कब किया? क्या ये आपकी पुरानी ख्वाहिश थी कि ये बाद में आपने फैसला लिया? मैम, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जम्मू कश्मीर का मैं रहने वाला हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। बचपन से देखा है हमने कि हमारी स्टेट में बीएसएफ का क्या रोल रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि हम एक सेंसिटिव एरिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी एक सिक्योर फीलिंग हम अपने अंदर रखते हैं। क्यों? वो वजह है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आर्मी बॉर्डर पे तैनात है जो हमारी रक्षा कर रही है। मैं बचपन से इनको देखता आ रहा था। मेरी फैमिली का कोई डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, इसलिए ज़्यादा मुझे इनके बारे में नॉलेज नहीं था, लेकिन एक इंस्पिरेशन हमेशा इनसे मिली है। इंजीनियरिंग करने में गया, मेरे फादर ने मुझे कहा कि आपको इंजीनियरिंग करनी है सिविल, मैं भी इंटरेस्टेड था। लेकिन जब मैं बाहर गया और मैंने वहाँ जाके और ज़्यादा रिसर्च की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में, आर्मी के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुआ मैं जान के कि ऐसा रोल भी हम अदा कर सकते हैं। फिल्में काफ़ी देखता हूँ मैं, तो हीरो फिल्मों में तो हमें बहुत मिलते हैं, लेकिन रियल लाइफ हीरो बनने का मौका किसी को ही मिलता है। जी, लेकिन आपकी कहानी से बहुत लोगों को इंस्पिरेशन तो मिलेगी, पर अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताएं। योर फादर was a teacher, वो he died early. आपकी फैमिली पे किस तरह के प्रेशर थे? इकोनॉमिक प्रेशर्स तो बहुत थे, उस स्ट्रगल के बारे में थोड़ा बताइए। मैम, इकोनॉमिक इश्यूज हमारी लाइफ में पहले से ही थे। माय फादर वाज ए गवर्नमेंट टीचर, माय मदर इज़ ए हाउस वाइफ। सो 2 बच्चों को पढ़ाना, मेरी सिस्टर यंगर को, और एक वो चाहते थे कि एजुकेशन के ऊपर बड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो सो हम एक प्राइवेट स्कूल में पढ़े। तो उसके अलावा हर तरह की ट्यूशन के तरफ वो फोकस थे कि बच्चे पढ़ें। ये एक साइकोलॉजी उन्होंने हमारे अंदर रखी थी कि ही डजंट वांट टू सेव मनी फॉर अस। ही सेड यू आर माय मनी, यू आर माय प्रॉपर्टी, आई वांट टू मेक यू बिग। सो हमेशा इस साइकोलॉजी के ऊपर उन्होंने हमें पढ़ाया है, आगे बढ़ाया है। और मैम, ये भी कहूँगा कि मेरे फादर जब थे तब तक तो शायद हर बच्चे की लाइफ में ऐसा होता है, जब तक फादर है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इतना पता नहीं होता, लेकिन तब भी उन्होंने मुझे इतना स्ट्रांग किया था कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता था। इसीलिए अवेयर रहता था कि स्कॉलरशिप्स हैं, गवर्नमेंट हमारी हेल्प करना चाहती है, उन स्कॉलरशिप्स का पार्ट बनता था, स्कॉलरशिप्स में फॉर्म भरता था और एलिजिबल होता था।
और जब 2015 फेब में मेरे फादर एक्सपायर हो गए, उसके बाद अचानक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो एक ऐसा वक्त था जब मैं भी चाहता था कि मैं मास्टर्स करूं, और मेरी बहन भी चाहती थी कि वो सिविल इंजीनियरिंग करे। वो एक ऐसा वक्त था जब मुझे फैसला लेना था कि या तो वो पढ़ेगी या मैं पढ़ूंगा। उस वक्त मैंने ये सोचा कि वो पढ़ ले, मैं काम करता हूँ। ये कहना बहुत आसान है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन सच में ये करना, अपना करियर छोड़ के अपनी बहन को मौका देना, ये मुश्किल रहा है। लेकिन अच्छा लगता है जब मैं भी उसे देखता हूँ कि वो पढ़ रही है, कुछ बन रही है। तो हालात मुश्किल रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन भी हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। आज भी हम इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं है। हमारे पास मेरे पास कोई अपनी पर्सनल बाइक या कोई गाड़ी नहीं है, कोई हमारे पास इतने ज्यादा सोर्सेज नहीं है। एक नॉर्मल सिंपल जिंदगी जीते हैं, सिंपल लाइफ है। ड्रीम्स बड़े हैं, हिम्मत बहुत ज्यादा है, और हार नहीं मानेंगे मैम। ये तो यू रियली सेड दैट ब्यूटिफुली। और आप कह रहे हैं कि आपने अपनी पढ़ाई को छोड़कर, फर्दर स्टडीज को छोड़कर, आपने ये फैसला किया कि मैं अपनी बहन को पढ़ाऊंगा। बिल्कुल मैम, ये और मैं ये भी कहूंगा कि जो जॉब मैं कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, मुझे 12,000 तनख्वाह मिलती है महीने की, जिसमें से 10,000 रुपया मैं उसकी पर मंथ सेव करता हूँ मैं उसकी फीस के लिए, और 2,000 रुपये में मैं अपना खर्चा निकालता हूँ महीने का। तो आप 2,000 रुपये में आप अपना पूरा खर्चा निकालते हैं और बाकी 10,000 रुपये बहन की पढ़ाई के लिए? बिल्कुल मैम, मुझे उसकी फीस पे करनी होती है हर 6 महीने में, तो 10,000 उसके लिए बचाता हूँ, 2,000 में अपना खर्चा करता हूँ। दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग नबील। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी कहानी एक ऐसे वक्त पे इमर्ज होके आई है जब आप भी जानते हैं, आप उधमपुर में हैं, लेकिन कश्मीर घाटी में किस तरह का टेंशन है। और हेडलाइंस में ये भी बहुत आया, आपको डिस्क्राइब किया गया द अदर वानी, बिकॉज बुरहान वानी ज्यादातर हैज बीन डोमिनेटिंग द हेडलाइंस, द हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट, आफ्टर विच यंग मैन आर आउट ऑन द स्ट्रीट्स, देयर होल्डिंग स्टोन्स। आप कहते हैं कि पत्थर नहीं, आप पेन उठाइए, बट यू आर अ यंग मैन। आप इस पूरे टेंशन को कैसे देखते हैं? मैम, मैं ये कहूंगा कि हालात हमने बचपन से देखा है कि सेंसिटिव एरिया है, हालात टफ हो जाते हैं। ये कहूंगा कि जब हालात नॉर्मल होंगे, हमेशा यहाँ पहले से हालात खराब होते आ रहे हैं, जब हालात नॉर्मल होते हैं तो जब आम इंसान अपने आगे पीछे देखता है तो नुकसान उसी का हुआ होता है। मैंने देखा है कि मेरी पढ़ाई पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है जब पहले भी हालात खराब हुए। तब हमारी मार्कशीट्स में जो हमारे कम नंबर आते हैं, उनमें कोई नहीं लिखता कि इन हालात की वजह से इनके नंबर कम आए। तब उनमें हमारे मार्क्स चढ़ चुके होते हैं, हमारे करियर में हमेशा के लिए वो मार्क्स लिख दिए जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स कोई नहीं लिखता। वक्त आ गया है कि अब जम्मू कश्मीर का यूथ ये समझ ले कि अब हमें कुछ बनना है। मैं आज आपके सामने इसीलिए बैठा हूं, मेरा मकसद ही यही है कि अगर मुझे देख के 10 यूथ भी अगर इंस्पायर हो जाएं और ये सोचें कि हमें कुछ करना है, तो मैं सोचूंगा मेरा मकसद सफल हो गया। जिंदगी में मैम मुसीबतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, शायद मेरे से ज्यादा प्रॉब्लम्स भी किसी ने देखी होंगी। मेरे पास भी कोई सोर्सेज नहीं थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी। मैंने लास्ट 3 सालों में कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा अपने लिए। मैं कल होम मिनिस्टर साहब के पास मिलने गया था, मेरी मदर ने मुझे कहा नबील नए कपड़े खरीदो। मैंने कहा मैं नहीं खरीदूंगा, मैं जैसा हूं मैं वैसे ही जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अपना दिल भी मारना पड़ता है, ख्वाहिशें भी मारनी पड़ती हैं, कुछ बनने के लिए दिन रात एक भी करना पड़ता है, और फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमें कोई चीज का फल नहीं मिलेगा। जरूरत है मेहनत करने की, पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत है। अगर हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में अमन हो, तो सिर्फ ये कहने से अमन हो जाए, पीस हो जाए, ये इससे हल नहीं होगा। हम सबको कहना होगा कि हम पीस करेंगे, हम बात करेंगे। मैं जम्मू कश्मीर का यूथ हूं, मैं तैयार हूं सबके साथ। मैं कहता हूं चलो हम सब गवर्नमेंट के साथ बात करते हैं, गवर्नमेंट तैयार है बात करने को। सिर्फ पत्थर मारेंगे, हमें हमारा कोई हल नहीं होगा। हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, हमारा कोई मसले हल नहीं होंगे। हमारी प्रॉब्लम्स जॉब से है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हम अपनी फैमिलीज के लिए कुछ करना चाहते हैं, रिस्पेक्ट कमाना चाहते हैं, वो सब इश्यूज अगर हमें सॉल्व करने हैं तो हमें पढ़ना होगा। अगर एक पेन ने मुझे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के पास वहां दिल्ली में उनसे मिलवा लिया, इतना प्रोत्साहन मिला, तो ऐसी कौन सी चीज है जो एक कलम नहीं कर सकती। लेकिन पत्थर नहीं, पत्थर और कलम में कलम ही जीतेगी, और मुझे पूरा यकीन है जम्मू कश्मीर का यूथ कलम ही चुनेगा। जब एक तरह से मीडिया आपको जक्सटपोज करती है कि ये नबील वानी, एक तरफ नबील वानी, दूसरी तरफ बुरहान वानी, इन अ सेंस दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर। आपके ऊपर एक बर्डन बन गया है कि आप
एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव की को रिप्रेजेंट करते हैं, whereas you're a young man following your dreams. मैम मैं एक चीज कहूंगा कि मैं मीडिया को यही कहता हूं कि मुझे आइडियल ना बोले, सिर्फ मेरी सोच को आगे ले। मैं जब भी मीडिया मेरे पास आती है, मैं कभी नहीं बोलता कि मैं नहीं दूंगा इंटरव्यू, मैं दूंगा। मैं चाहता हूं कि हर एक कोने में ये आवाज पहुंचे, ये सोच पहुंचे, मेरा नाम नहीं पहुंचे, पर ये सोच पहुंचे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर का यूथ चाहता क्या है। हर यूथ यही चाहेगा कि एक ऐसी लाइफ हो जहां हम इज्जत से जिएं, प्यार मोहब्बत से जिएं, हमारी लाइफ भी सिक्योर हो, हमारी फैमिली के लिए भी हम कुछ कर सकें। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ हम एक घर में बैठे क्रिटिक्स बन जाएं, हमको एक ऐसा एटीट्यूड जिसमें हम सिर्फ कोसेंगे सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। हम यूथ हैं, हम पार्ट बनेंगे इसका। जिस चीज में लग रहा था कि मैं कुछ करूंगा, मैं उसका पार्ट बनूंगा। मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा अपने ये तो ऐसा ही है, मेरा देश मेरे लिए मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। मैं अपनी फैमिली में अगर मुझे इश्यूज लगते हैं, मैं आऊंगा, उन इश्यूज को सॉल्व करूंगा। यूथ को भी यही कहूंगा, पॉलिटिक्स में इश्यू लग रहा है, किसी आईएएस आईपीएस फोर्सेस में जाएं, बेल्ट फोर्सेस में जाएं, आर्मी में जाएं, हिस्सा बने, जो प्रॉब्लम्स लगती है उसका हिस्सा बने, उन्हें सॉल्व करें। इन द एंड आई जस्ट वांट टू आस्क यू नबील, आप उधमपुर में हैं, आपको मालूम है कि पूंछ में वी हैव बीन सीइंग फॉर द लास्ट फ्यू डेज एन एनकाउंटर दैट ब्रिंग्स होम इन अ सेंस द डेंजर ऑफ द चॉइस और द वल्नरेबिलिटी, द रिस्क ऑफ द चॉइस यू हैव मेड। तो कभी लगता है कि वो सोच भी है, द रिस्क इनहेरेंट इन द चॉइस दैट यू हैव मेड, द रिस्क टू योर लाइफ पॉसिबल? मैं ये कहूंगा मैम कि मुझे कोई डर नहीं। मैं डरूं तब जब मैं कोई झूठ बोलूं, मैं डरूं तब जब मैं कोई नफरत फैलाऊं, मैं डरूं तब जब मैं किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी का पार्ट बनूं। मैं किस लिए डरूं? मुझे जरूरी नहीं कि जिंदगी लंबी हो, अगर जिंदगी कम भी हुई तो कोई गम नहीं है। बस अगर मेरी आवाज उन लोगों तक, यूथ तक पहुंच जाए, एक सोच वो जिंदा रखें, तो मुझे लगता है मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। जहां तक बात है डर का, तो डर का कोई सवाल नहीं। अगर डर की ऐसी बात होती तो मैं कभी इन मुश्किल हालात में ऐसे एग्जाम्स देने जाता ही नहीं। मैं Well, you are an inspiration, Nabil. बहुत बहुत मुबारक, and thank you. It's been a pleasure to have somebody as inspiring as you on the program tonight. थैंक यू सो मच मैम।